उत्तराखंड के कहीं से भी लड़के ले लो आप, बिल्कुल। वो जोश से हमेशा भरे हुए रहते हैं। हाँ जी। और फिजिकल फिटनेस में हमेशा अच्छे रहते हैं। हाँ जी। तो जोश तो शुरू में लड़कों में था, लेकिन वो खरे नहीं उतर पाए। हाँ जी। क्या है उसमें? तो आज मैं फिर से केमिकल ग्राउंड में पहुंचा हूं और आज मुझे यहाँ एक भैया मिले हैं, तो इनसे आज हम जानेंगे कि भर्ती के अग्निवीर भर्ती के विषय में। तो भैया जी, आप जैसे आपने अग्निवीर की भर्ती देखी होगी और आमतौर पे जो इससे पहले भर्तियां आती थी और अब की जो वैकेंसी में और पहले की वैकेंसी में जो अंतर आया है, आप उस विषय में कुछ हमें बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो भैया आप अपना शुभ नाम बताइए। हाँ छोटे भाई, मेरा नाम अंकुश रावत है। हाँ जी। और मैं कोटद्वार में ही रहता हूँ। हाँ जी। और मैंने भी पहले बहुत भर्तियाँ मारी हैं। हाँ जी। किसी कारणवश और अपनी ही कमी के होने के कारण मैं भर्ती नहीं हो पाया, हाँ जी। है ना। और जिस प्रकार से ये अग्निवीर की भर्ती चल रही है, हाँ जी। और लड़कों में शुरू में जोश भी था बहुत। हाँ, वो तो और आपको बताने की जरूरत नहीं है कि उत्तराखंड के कहीं से भी लड़के ले लो आप, बिल्कुल। वो जोश से हमेशा भरे हुए रहते हैं। हाँ जी। और फिजिकल फिटनेस में हमेशा अच्छे रहते हैं। हाँ जी। तो जोश तो शुरू में लड़कों में था, लेकिन वो खरे नहीं उतर पाए। हाँ जी। क्या है उसमें? आप मोदी जी जो ये अग्निवीर लाए उसके उससे देख लीजिए, और क्या है वैकेंसी के उससे देख लीजिए। हाँ जी। लड़कों का बहुत मनोबल टूटा जब से भर्ती का निर्णय लिया गया है कि हाँ। अग्निवीर लागू होगी, तब से लेकर के और अब रिजल्ट आ चुका है बाहर होने तक, लड़के शुरू से ही सताए गए हैं। बिल्कुल। पहले बोला इतनी वैकेंसी आएगी, और जब ये ऑन ग्राउंड रिजल्ट आया है तो मुझे लगता नहीं है कि 172-73 से ज़्यादा जीडी में हुए हैं। लैंसिडॉन एआरओ की बात करें तो बिल्कुल हाँ बिल्कुल जी। सही बात है। तो ये तो एक किस्म से देखा जाए तो बच्चों के साथ छलावा है ना। मतलब सरकार ये खुद चाह रही है कि बच्चा प्राइवेटाइजेशन में जाए। जी। जी बिल्कुल सही बात और मेरा ये मानना है कि फौज को छेड़ना, है। जी जी देश की सेना को छेड़ना बहुत मतलब एक बहुत नीच कदम है। देश की रीढ़ की हड्डी कम कर। रीढ़ की हड्डी पे मतलब हथौड़ा मारने वाली बात है। सही, सही। क्योंकि एक देश सेना और सोने से ही जाना जाता है। बिल्कुल। और सेना को छेड़ना, वो भी इन्फेंट्री को, तो मैं कहता हूँ ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल। है ना, दुर्भाग्य की बात है। आपने जैसे देखा होगा पहले यहाँ पे ग्राउंड में काफ़ी लड़के मतलब अपने फिजिकल की तैयारी करने के लिए आते थे। अब जैसे काफ़ी सारे लड़के जैसे खेलते हुए ही नज़र आ रहे हैं या बैठे रहते हैं। तो जी, जी। अब आपका क्या कहना है इस बारे में? देख छोटे भाई, मेरा ये कहना है कि भर्ती के लिए तैयारी करना और अपने फिजिकल के लिए तैयारी करना, फिजिकल फिटनेस के लिए तैयारी करना, दे बोथ आर टू डिफरेंट फैक्टर्स, है ना। ये दोनों अलग अलग वो पहलू हैं। क्योंकि मैं भी अब फिटनेस के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर अब वो नहीं है कि 4 चक्कर मारने हैं, तेज मारने हैं। अब जो लड़का, छोटी उम्र का लड़का भर्ती के लिए आएगा, जिसको मतलब दौड़ निकालनी है, तो वो तो अपना तेज राउंड मारेगा। और फिजिकल फिटनेस वाला तो आज नहीं भी आ रहा है, कल आ रहा है, सवेरे आ रहा है, किसी भी टाइम। लेकिन एक फिजिकल फिटनेस के लिए जिसको आर्मी की तैयारी करनी है, किसी उसकी तैयारी करनी है, इवेंट की तैयारी करनी है, तो वो अपना कष्ट खा करके दौड़ेगा। बिल्कुल। कि उसको सवेरे उठना है, उसकी हर चीज़ फिट होनी चाहिए, जूते से लेकर के अंदर का, मतलब उसका पेट भी, मतलब हर चीज़ सही होनी चाहिए। अरे फिजिकल फिटनेस वाला तो किसी भी टाइम आ सकता है, कोई वॉकिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई गर्म पानी पी रहा है। लेकिन एक जो आर्मी की तैयारी कर रहा है, उसको मैं कहता हूँ आर्मी की ये जॉब नहीं, ये तपस्या है। बिल्कुल। आर्मी की जॉब को मैं तपस्या से ही वो करता हूँ। देखिए, हमारे बीच भाई जी ने बहुत बड़ी बात कह दी है। तो यही तो हमारा प्रश्न है कि अब जो ये युवा है अग्निवीर के लिए उस प्रकार की तैयारी कर रहा है क्या अब? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है छोटे भाई, ये मुझे नहीं लगता है कि पहले जैसा लड़कों में जोश था। पहले कई लड़के ऐसे थे कि जो मतलब आज कई बार बाहर होते थे, कोई चेस्ट में बाहर होता था, कोई रिटर्न में बाहर, तो अगले दिन फिर से रनिंग करने फील्ड में आते थे। बिल्कुल। लेकिन अब मुझे ये नहीं लग रहा, अब लड़के कोई कहीं निकल गया, कोई कहीं निकल जा रहा है, कोई कहीं निकल जा रहा है। नहीं, मुझे ये जोश बहुत कम लग रहा है। और मुझे ही नहीं, ये हर जगह ही ये जोश कम हो चुका है। बिल्कुल। अब जैसे इस बार एक दिक्कत और आई थी कि ओपन बोर्ड को लेके, कि ओपन बोर्ड के जितने भी युवक थे उनको भर्ती में रेस निकालने के बाद भी उनको मतलब बाहर कर दिया जा रहा था। तो इस विषय में क्या कहना है आपका? मतलब कि युवाओं के साथ सही है कि अगर ऐसा था तो उनके एडमिट कार्ड ही नहीं बनाते? देखो, इसमें तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ओपन बोर्ड, कोई भी बोर्ड, मैं ओपन बोर्ड का ही नाम नहीं लूँगा, कोई भी बोर्ड अगर
किसी भी बोर्ड में अगर आप दोबारा एक ही आदमी के 2 कागज होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, तो वो एक किस्म से फ्रॉड माना जाता है। जी जी लेकिन जो पकड़ा गया वो चोर, जो नहीं पकड़ा गया वो ठीक है। आज से पहले कई लड़के ऐसे हैं जो ओपन बोर्ड से भर्ती हुए हैं, जी जी है ना, आज और भी देश सेवा कर रहे हैं। आज भी देश सेवा कर रहे हैं, सही बात और है। अच्छा कर रहे हैं। सही। लेकिन इस बार देखो, हर बार गाइडलाइंस चेंज होती रहती हैं, तो मैं इसमें इतना ही बोल पाऊंगा, ज़्यादा मैं इस बात को बोल नहीं सकता, क्यों, है ना। जी 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 तो जैसे ये अभी आपने बागेश्वर वाला कांड सुना ही होगा, जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाला युवा था, वो 172 वैकेंसी में उसका नाम नहीं आ पाया। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होने के बावजूद उसका फिजिकल था, और 100 नंबर का फिजिकल, फिर भी उसका नाम नहीं आ पाया। तो उस विषय में आप कुछ, या तो मतलब फौज को कह देना चाहिए कि एनसीसी सर्टिफिकेट होने के बाद भी आपको रिटर्न की तैयारी करनी चाहिए, तो वो युवा उस प्रकार की तैयारी करता, तो ना उसे रिटर्न देने दिया गया और सी सर्टिफिकेट का उसे लाभ भी नहीं मिला। लाभ भी नहीं मिला। देखो मेरे भाई, पहले तो उस लड़के के, मैं नाम तो उसका नहीं जानता हूँ, हाँ जी, लेकिन मैं कमलेश गोस्वामी करके, कमलेश गोस्वामी, हाँ, बागेश्वर, भगवान उसको अपने चरणों में जगह दे, हाँ जी, और उसके घर वालों को इस घड़ी में सहन शक्ति की जगह दे और अपने साथ रखे, है ना। तो देखो अब उसके साथ क्या हुआ, अभी हम तो एक पहलू को देख के बोल देते हैं ना मेरे भाई। बिल्कुल। अब ऑन ग्राउंड क्या हुआ है, क्या उसके डॉक्यूमेंट्स थे, वो तो वहीं पे पता होगा, है ना। लेकिन अगर ये ऐसा हुआ है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण। और ऐसा, हाँ, मैं ऐसे देश के हर लड़के को, हर जवान को, वो क्या है, वो भर्ती से ही नहीं, किसी भी संकट में है, मैं ये कहना चाहूंगा, ऐसा गलत कदम उठाना तो ये नकारा है, बिल्कुल, है ना। कैसे कैसे करके यार मजदूर भी अपने बच्चों को पाल रहा है, बिल्कुल, है ना। तो ये तो बहुत, इसका मतलब उसने अपने आप को फौज के लायक ही सोचा था, बिल्कुल, है ना। फौज से भी तो अच्छा है। और इसको मैं फौज को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहने का मतलब ये है कि फौजी नहीं है ना, बिल्कुल, हर आदमी फौजी थोड़ी बन रहा है, सही सही सही, है ना। आपके साथ के, मेरे साथ के हर कोई फौजी थोड़ी बने। सही बात। कई तो क्लास में ऐसे भी बच्चे होते थे जो फेल होते थे, लेकिन आज अच्छी जगह में है, है ना। तो ये है कहना का मतलब कि इस मतलब ऐसा गलत कदम कतई भी ना उठाएं, जिससे अपने घर वालों के बारे में तो सोचे कोई थोड़ा। जिस प्रकार से उत्तराखंड के एक युवा का सपना होता था अपना कि फौज में जाके देश सेवा करेंगे, और उत्तराखंड का आप अगर एक तरीके से लगा ले जाए तो रोजगार का एकमात्र साधन फौज को ही कहा जाता था। तो अब युवाओं का इससे भी अब मन उठने लगा है। तो आगे अगर इसके लिए कोई पहलू है जिसमें अब युवा अपना आजमा सके कि मैं इस लायक हूँ या आप कहीं जाने की, उत्तराखंड का तो एकमात्र रोजगार का जरिया फौजी था। छोटे भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है मुझसे। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमको भी और हमारे माँ बापों को भी, बिल्कुल, और जिन्होंने उत्तराखंड के लिए अपना बलिदान दिया है अलग करने के लिए, उनको भी अच्छे तरीके से यार भली भांति जानते थे कि उत्तराखंड का जवान, हाँ जी, उत्तराखंड का लड़का, उत्तराखंड का जवान फौज में हर जगह अपना लोहा मनवा चुका है। हाँ जी, क्या है, आप कोई भी युद्ध ले लीजिए, है ना। हाँ जी, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले एक पर्टिकुलर अपने अंदर से जागरूक होना पड़ेगा। जैसे किसी प्रकार से लिखा रहता है ना कि सफाई अभियान, हाँ जी, तो जब तक अपने अंदर से ये नहीं निकलेगा ना कि मेरे को कूड़ा नहीं करना है, हाँ जी, तो तब तक सफाई अभियान कुछ नहीं होगा। सही बात है। सबसे पहले अपने अंदर से पर्टिकुलर विचार आनी चाहिए कि नहीं यार, मुझे खुद नहीं करना है, मुझे खुद यहाँ पे थूकना नहीं है, मुझे यहाँ पे खुद यहाँ पे फेंकना नहीं है ना। तो उसी प्रकार से देखो, मैं यही कहना चाहता हूँ युवाओं से कि अभी जो भर्ती हो गई, लेकिन अब आप इसके लिए सिर्फ इतना ये कर सकते हैं कि मोदी जी को ये बोल सकते हैं कि भाई इस चीज़ को चेंज करा जाए। तो आने वाले टाइम में जैसे अग्निवीर योजना ये सक्सेस रहेगी, या मोदी जी को ये हटा देनी चाहिए, मतलब मेरा ये अपना पर्टिकुलर विचार है ना। और मेरा इस विचार से किसी को कुछ मतलब वो परेशान करने का नहीं है। इस योजना को तो बंद कर देना चाहिए, और जैसे पूर्व के भांति जैसे ही भर्ती आती थी वैसे भर्ती आए, युवाओं के हित में, और युवाओं का मोराल भी बना रहे। तो ये योजना जिस प्रकार से लाई गई है, तो युवाओं को क्या अब इसका प्रोटेस्ट अब करना चाहिए या पहले सही था? जिस प्रकार से आपने बिहार में भी देखा ही होगा, बिहार में तो उग्र आंदोलन हुआ था। देखो काफी, मेरा ये मानना है कि आंदोलन अगर जितना शांति से हो, हाँ जी, उतना इसलिए सही रहेगा क्योंकि देखो इतने कानून बन चुके हैं कि कुछ लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, क्या है वो, आप नेता समझ लो, क्या है कुछ भी,
हाँ वो जी। अपना काम निकलवाने के लिए छोटे छोटे बच्चों को, नासमझ बच्चे रहते हैं जो भर्ती वाले शुरुआत वाले, उनको गलत तरीके का करने को कहते हैं। हाँ जी, ठीक है, जिससे कई लड़कों के रिकॉर्ड भी खराब होते हैं, सही बात। है ना। तो ऐसा कतई भी ना करें जिससे मतलब हमारा देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचे, हाँ जी, है ना। और अच्छे तरीके से अपनी बात मनवाने के लिए बोलें। सही बात है। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। और देखिए, मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ सरकार से भी और हर एक आदमी से कि सरकार कहती है कि पलायन हो रहा है, पलायन हो रहा है। अरे भाई, पलायन नहीं होगा क्या, सही बात है ना। जी। मेरा ये मानना है कि देखो, अगर पलायन सिर्फ एक चीज़ से रुक सकता है, वो भी इसलिए कि जैसे हमारे पहाड़ का बच्चा, चमोली का बच्चा, गैरसैंण का बच्चा, रुद्रप्रयाग का बच्चा देहरादून जाता है कोर्स करने के लिए, सही बात, है ना, जाता है। जी, जी। सही तो बात। उसके घर वाले भी यार, जवान लड़की को कौन छोड़ेगा वहाँ। बहुत रेयर चांस होंगे, 8-10 परिवार ऐसे होंगे जो छोड़ सकते हैं, कई उनके ही उसमें किराए में आ जाते हैं, जी, जी, है ना। तो मेरा सरकार से यही कहना है कि जो बड़े बड़े कॉलेज हैं, इनकी एक एक शाखाएं पहाड़ में भी खोली जाए, सही, जिस और उन लोगों को सब्सिडी, मतलब फीस में सब्सिडी दे करके दी जाए, जिससे पहाड़ का बच्चा देहरादून ना आकर के कोर्स करने के लिए पहाड़ में करे। और जिस इससे पलायन भी रुकेगा और बच्चों को पढ़ाई भी रोजगार के मुहैया जरिए कराई मिलेंगे। जाएगी। जी, तो जिस प्रकार से ये अभी आपने देखा ही होगा, हाल ही में अंकिता हत्याकांड का जो मामला था, काफी तूल पकड़ा हुआ था, जी। और अब आजकल आप देख ही रहे होंगे चारों ओर शांति हुई छाई हुई है। तो कभी उसको न्याय मिल पाएगा या नहीं अंकिता मिलेगा? को जो कभी उसे, छोटे भाई, ये मेरा अपना विचार है हाँ कि जी, जो ये अंकिता हत्याकांड वाला मामला है, ये शायद रेयर चांस ऐसा होगा कि इनको कुछ दोषियों को कुछ हो पाएगा। दोषियों को सजा, बहुत रेयर चांस है। पुलिस, सरकार उनको पूर्ण तरीके से बचा चुकी है। जब यार देखो, कोर्ट हमारे आंसुओं में नहीं चलता। एक छोटी सी बात आप जान लो, लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। कोर्ट में जाते 7 आदमी को पहले चाहिए सबूत, और सबूत आप जैसे आप सभी को पता है कि सबूत डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो क्या पेश करेंगे वो, सही बात। है ना। तो ये तो एक छोटी सी बात है, उसमें कुछ होगा ही नहीं। तो अभी मामला आपने मतलब कल कब का जा के, रहा है? मैं कल एक वो देख रहा था किसी का, उसमें जो दिल्ली में पता नहीं कोई कांड हुआ, मैं ज्यादा तो नहीं जानता, उनको भी बरी कर चुके हैं वो, बरी कर चुके है ना, उनको भी बरी कर चुके हैं। तो यार देखो, ये सरकार तो मतलब ये रेप 376 धारा नहीं लगाई गई है, ये अंकिता, बहन अंकिता के साथ जो कांड हुआ था, इसमें धारा 376 भी नहीं लगाई गई है, जो एक रेप की अहम धारा मानी जाती है ना। तो और जो रही है आपकी 302, ये हत्या की धारा, इसमें हत्या में रहेगा, हत्या प्लस 300 धारा, 302 प्लस 376 होनी चाहिए थी इसमें, आईपीसी की धारा। तो इस जो रेप में पाए गए थे, सुनने में आया था कि वो बीजेपी के विधायक के लड़का था जो थे, मतलब तो अगर वो मतलब विधायक के लड़के नहीं होते, तो बीजेपी आम के आदमी साथ को अब इसमें के क्या होते, वो न्याय मिल पाएगा फिर आम आदमी को? मतलब आम आदमी से रिलेटेड कुछ कोई होता तो उनको क्या, उनके साथ भी ऐसा ही ट्रीटमेंट किया जाता? देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। ये जो आपको पता ही है, आजकल कई ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी का झंडा टांगा हुआ है गाड़ियों में, और दादागिरी हर जगह दिखा रहे हैं कि मैं बीजेपी से हूँ, और सरकार उनसे डर भी रही है ना। आपको पता है कि बीजेपी, मैं किसी पार्टी को नीचा नहीं दिखाना चाहता, ना ही कुछ करना चाहता हूँ। ये जो हो रहा है ऑन ग्राउंड में, सिर्फ वो बताना चाहता हूँ। देखिए, सीधी सी बात है, विधायक के बच्चों को जितने भी एक्यूज्ड हैं उसमें, उनको कुछ नहीं होने वाला है। वो कुछ टाइम बाद आप लोग इधर उधर नौकरी में निकल जाएंगे, वो कुछ नहीं होगा। जितने बोल रहे थे ये होगा, पर्टिकुलर हर आदमी को अपने अंदर जागरूकता लानी पड़ेगी, तब जाके कुछ होगा। नहीं तो आज उस बहन के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, सही और बात। ये होगा ही होगा। बहुत रेयर चांस है, जब तक उनको सजा ही नहीं मिलेगी यार, तो कैसे होगा, आप खुद बताओ ना। और जैसे कि गांव जिसका हाथ कटता है ना, उसको ही दर्द होता है भाई। सही बात। उसके माँ बाप को जो दर्द होगा वो किसी को नहीं होगा दर्द, उसके भाई को जो दर्द होगा वो किसी को नहीं होगा दर्द, है ना। जो एसपी, डीएसपी, ये डीएम उएम, तो इनका तो क्या है, ये तो कहीं भी जाएंगे तो राजा ही रहेंगे, है ना। इनको तो 50 काम करने वाले मिल जाएंगे। ये तो सिर्फ सरकार छलावा कर रही है हमारे सामने कि हमने डीएम चेंज कर दिया, एसएसपी चेंज कर दिया, कि लोगों को वो रहे कि हाँ यार कुछ हुआ है। ऑन ग्राउंड क्या हुआ है, मुजरिमों के साथ क्या हुआ है, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा यार, इसमें हुआ क्या है। सही बात है। अगर यही बात अगर यूपी में होती तो आप खुद उनका हर्ष जान सकते हैं जी, बिल्कुल। कि योगी जी क्या करते थे उनके साथ, है ना। सही बात है। तो इसमें बहुत, मतलब मेरा ये मानना है कि बीजेपी सरकार कोई भी उत्तराखंड से जो मुख्यमंत्री चुनती है, सबसे साधारण आदमी को चुनती है, क्योंकि वो अपनी बात ही नहीं बोल पाते हैं वहाँ पे। सही बात है। केंद्र में वो अपनी बात ही नहीं बोल पाते हैं, है ना।
हर आदमी को सिर्फ ये उत्तराखंड की जनता के साथ छलावा कराया जा रहा है कि सीढ़ियाँ से यहाँ से बना दिया, ये यहाँ से बना दिया, सिर्फ हम लोग इससे खुश हो जाते हैं। ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है मेरे भाई वो तो बताओ। रोड में टल्ले लग रहे हैं, हॉस्पिटल की हालत आपको पता है, आरटीओ ऑफिस की हालत आपको पता है, पुलों की हालत आपको पता है ना। स्मैक चरम पे बिक रहा है, दारू चरम पे बिक रही है ना, खुलेआम बिक रही है। और जिसके पास पैसा है वो हर कुछ कर दे रहा है। तहसील की हालत आपको पता है ना। जमीन किसको बिक रही है, किसको जमीन किसको बिक रही है ना। मेरा तो यही मानना है कि जिसकी लाहटी उसकी भैंस हो रखी है आजकल, है ना। जो जिसकी ऊपर पहुंच है वो आदमी कुछ भी कर दे रहा है। तो यही है मेरा मानना। और बाकी हर इंसान को मेरा सिर्फ लास्ट में पूरे उत्तराखंड वासियों को यही मैसेज देना है कि सबसे पहले अपने अंदर से जागरूकता लानी पड़ेगी। सही बात। कि हमें जागरूक होना है कि हमें गलत नहीं करना है किसी के साथ, और ना गलत सहना है ना गलत करना है। तो आने वाले समय 2024 के इलेक्शन में क्या कहना है कि आपको दोबारा बीजेपी की सरकार को लेके आना चाहिए? देखो मेरा ये मानना है, मैं बीजेपी कांग्रेस तो कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन क्या बीजेपी हो क्या कांग्रेस हो, किसी को थोड़ा युवाओं के हित के लिए भी करना पड़ेगा। मैंने एक बात बोली छोटे भाई, ये मेरी बहुत अगर कोई नेता कोई मंत्री सुन रहे होंगे तो इसमें विचार कर सकते हैं कि अगर हमारे 2-3 अच्छे बड़े कॉलेज अगर पहाड़ में रुद्रप्रयाग चमोली में खुलें तो वहाँ के बच्चे को देहरादून नहीं आना पड़ेगा। आप उस बच्चे का देखो ना, गरीब परिवार से कितना खर्चा कर रहा है वहाँ। और वो अगर कॉलेज वहाँ खुल जाएगा, उस गरीब आदमी को सब्सिडी दे दो ना जितनी आप स्कॉलरशिप दे रहे हो। सही बात। परिवार भी नीचे नहीं आएगा और पलायन भी नहीं होगा जी बिल्कुल सही। और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। लेकिन नहीं, नेताओं को तो देहरादून ही पसंद है, तो कैसे होगा। तो दोस्तों अब अंधेरा भी काफ़ी हो चुका है, हम भाई जी का काफ़ी धन्यवाद करना चाहेंगे। और इसी के साथ अब आज हम अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, धन्यवाद। इधर फोटो तो ले लो सबके।